जय हिंद साथियों, एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त सक्सेचार और हम पढ़ रहे हैं यहाँ मनोविज्ञान विषय। तो मनोविज्ञान विषय के अंदर हम अधिगम पढ़ रहे हैं। अधिगम के सिद्धांत हमने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किया। आज हम जो बाकी बचे हुए सिद्धांत हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारा दूसरा सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। CR थ्योरी क्या है ना, CR थ्योरी के अन्य नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंध, प्राचीन अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन या पारंपरिक अनुबंधन सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया संबंध या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ना। तो याद रख सकते हैं अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या CR थ्योरी है ना। तो CR थ्योरी के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? पावलोव महोदय। पावलोव से याद आ जाता है, पावलोव कुतियो याद करता। तो पावलोव से याद रखना है हमें अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत CR थ्योरी। पावलोव महोदय कहाँ के थे? तो रूस के थे। 1904 में इन्होंने क्या है ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत का नाम क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। प्रयोग किया था इन्होंने, उस प्रयोग को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। एक कुत्ते को रखा, उस कुत्ते की जो लार ग्रंथियां हैं वहाँ उन्होंने बोटल्स लगा दिए और फिर एक उद्दीपक क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी CS। उसके बाद में क्या है? कुत्ते को भोजन। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यार कुत्ता भोजन को देखेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मुंह में लार आएगी। ये तो स्वाभाविक क्रिया है ना, कुत्ते के मुंह में लार आना, मतलब UCR है ना। ये तो नॉर्मल चीज़ है, होगी। अगर कुत्ते को भोजन दिखाएंगे तो उसके मुंह में लार आएगी, लेकिन कुत्ते को घंटी बजाएंगे फिर भोजन देंगे तो ये अस्वाभाविक उद्दीपक है ना, घंटी बजाना। और घंटी बजे कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे होता रहा तो क्या है, कुत्ते के मुंह में घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आना स्टार्ट हो गया। इसे क्या है? अस्वाभाविक अनुक्रिया कहा गया, क्योंकि अब कुत्ते ने घंटी के साथ एक अनुबंधन बना लिया है ना। कि जो क्रिया लार का गिरना भोजन को देखकर हो रही थी वही क्रिया क्या है? घंटी की आवाज़ को सुनकर होने लगी। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। जो स्वाभाविक चीज़ है ना, उसे क्या कहते हैं? अननुबंधित। उसके साथ किसी प्रकार का हमारा अनुबंधन नहीं किया होता तो वो स्वाभाविक चीज़ है। और जिसके साथ अनुबंधन किया होता, अनुबंधन के उपरांत क्या है, हमने घंटी लगाई थी, तो उसको अस्वाभाविक कहते हैं ना। तो मुख्य शब्दावली जो इस से निकल कर आई थी वो शब्दावली क्या थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। विलोप या विलीनीकरण है ना। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही घंटी प्रस्तुत किए जाने पर अंततः एटलीस्ट क्या होगा? अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। अब मान लो एक कुत्ते को हम भोजन दे रहे हैं, लेकिन भोजन मतलब घंटी बजा रहे हैं लेकिन भोजन नहीं दे रहे, सिर्फ क्या है, हम उद्दीपक की क्रिया कर रहे हैं। तो कुत्ता धीरे धीरे पता है वो तो ये बावड़ी त्रेड है, घंटी बजा के छोड़ दे, भोजन तो देवे को नहीं, तो बस धीरे धीरे क्या है, बाबिंग की क्रिया है बस धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी और वो कोई भी प्रकार की क्या है एक्टिविटी कौन दिखासी। उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशंस हो जाता है क्या, जिसके बालक मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वह पूर्व अनुभव में कर चुका है। अब घंटी जैसी कोई और चीज़ बजेगी तो उसे लगेगा कि भोजन आ रहा है ना। उसी प्रकार मतलब तो क्या है, एक बालक को अगर लाल गुलाब से एक कांटा चुभ जाता है तो उस चुभने के बाद में बच्चे को लाल रोएदार कोई भी चीज़ है या लाल वस्तु से क्या है, बच्चा डरने लग जाता है ना। तो मतलब पावलोव ने घंटी की आवाज़ के स्थान पर सीटी बजाई तो भी वो अनुक्रिया नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, क्योंकि वो चीज़ें अलग थी। अब घंटी के समान ही अगर कोई और चीज़ बजेगी, आपने बागड़ी में देखो थे, मतलब आपने समाज के आसपास बच्चा ने पेशाब करना खातिर एक विसल सी बजावे नहीं, तो बच्चों के है अब इन पतो है कि आप विसल बजाइए तो अब पेशाब करना है, ठीक है। तो बच्चों के है भी मतलब अनुबंधन बन चुके हैं बी चीज़ को, बी चीज़ ने समझने लग गयो कि हाँ अब आ विसल बाज गई, अभी को मतलब है पेशाब करना, पेशाब करने खातिर या विसल बजाई है नहीं। तो ये बातें हैं। वाटसन ने 11 माह के अल्बर्ट नामक बालक पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि बालक खरगोश से तो डरने ही लगा और साथ ही क्या है, रोएदार चीज़ों से भी डरने लग गया। मतलब उसका अनुबंधन हो गया, उसके लग गया कि खरगोश मतलब दांत गुडो दे, तो बाकी रोएदार चीज़ें है पोली पोली बाऊ की है, बच्चों डरने लग गए, मतलब उसका अनुबंधन बन गया। उसको लगने लग गया कि ये चीज़ें वैसी है जैसी मैंने उस दिन देखी थी, या वो चीज़ जो खरगोश की जैसी थी वही चीज़ें हैं ये है ना। उद्दीपक विभेदीकरण, स्टिमुल्स डिफरेंस करना सीख जाता है बच्चा। कुत्ते को घंटी की आवाज़ पर पुनर्बलित किया गया अर्थात भोजन दिया गया, लेकिन घंटी की आवाज़ पर नहीं, तो कुत्ता धीरे धीरे दोनों उद्दीपकों के बीच क्या है, विभेद करना सीख गया और अब वह घंटी की आवाज़ पर भी क्रिया करता और सीटी की आवाज़ पर नहीं। अब वो क्या है, दोनों चीज़ों के बीच में विभेद करना सीख गया। जैसे अपने बहुत बार देखते हैं कि शंख किंग बाजे, अब शंख बाजू है तो मतलब स्वाभाविक सी बात है या तो मिंद्र मारती और कहाँ कोई गुडग्यों ने
और जिकी ढोल बाजे तो यूँ मतलब वो है कि किंग शादी है। मतलब आप दोनों उद्दीपकों के बीच के अंदर डिफरेंस करना सीख गया। बी प्रकारों को तो भी घंटी की और विसल की आवाज़ में क्या है डिफरेंस करना सीख गयो। दोनों चीज़ों में विभेद अब भी पता है भी ढोल बाजा है कि शंख बाजा है। ठीक है, अपने देखते हैं आसपास की हूटर बजता है। पहले दिन अपन पता कौन चला कि यार हूटर सो क्या हूँ बजे यार खड़को सो। दूसरे दिन पता चला कि जब अपने जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर जब छुट्टी हो रही है या मशीनें बंद हो रही है उस टाइम ये हूटर बजता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि हूटर बजने के साथ ही हम अपने दिमाग को ये मैसेज दे देते हैं कि बस इंडस्ट्री को काम पूरा हो गया, मशीनें बंद हो गई। नहीं तो उद्दीपक के बीच में क्या है विभेद करना सीख जाते हैं। एजुकेशन के अंदर इसका क्या महत्व है? प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क होता है। अब आप लारे एक सिद्धांत पढ़ गया नहीं, बिल्ली आड़ो भूखी बिल्ली थोरन डोई करो, उसके अंदर क्या था? तत्परता। लेकिन यहाँ कुत्ता क्या है? सतर्क, एक्टिव रहेगा। मतलब घंटी कदबाजी विसलबाजी वो एक्टिव है, सतर्क है। घंटीबाजी विसलबाजी तो क्या है? प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क होता है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। अब कोई चीज़ को बार बार कर रहे हैं ना, हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो चीज़ों को क्या है हम आसानी से सीख पाएंगे। अगर पुनरावृत्ति नहीं कर रहे तो हम चीज़ों को क्या है नहीं सीख पाएंगे। पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल देता है। भाषा को सीखने व सिखाने के लिए सिद्धांत विशेष उपयोगी है ना, क्योंकि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वो शब्द बोलता है, उस शब्द को हम वापस रिपीट करते हैं कि इस शब्द का ये मतलब निकलता था। तो ये सीखने की जो भाषा को सीखने और सिखाने के लिए क्या यह सिद्धांत उपयोगी है। आदत का निर्माण भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत से क्या है आदतों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें बार बार आता बन जाएगी। मतलब 8 बज गया अपन ठे वो अपना टीवी शो आने वाला है, शाम होगी तो आप 2-4 वीडियो ये देख लें, बिने जाइए वहाँ 4 बज गया तो क्रिकेट खेल गया है। तो मतलब जो चीज़ें सही टाइम पे बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से क्या है धीरे धीरे वो आदतों में कन्वर्ट हो जाती है। इसी सिद्धांत के द्वारा भय संबंधी मानसिक भ्रांतियों को क्या है दूर किया जा सकता है। शिक्षा के अंदर मैं तो अब बच्चा किसी चीज़ों से डर रहा है तो उसको मतलब कुछ अलग चीज़ें दिखाएंगे कि हाँ इससे कुछ नहीं होता, तो जो डरने वाली वास्तविक चीज़ है तो बच्चा उससे भी क्या है डरेगा नहीं। तो इस सिद्धांत का क्या है यहाँ उपयोग किया जाता है। तत्परता का सिद्धांत बिल्ली जो किसने दिया था? थोरनडॉइक। और वहीं सतर्क के सिद्धांत क्या है? कुत्ता। और कुत्ता किसने दिया था? कुत्ते वाला सिद्धांत है ना, तो ये दिया था सर पावलोव ने। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को कभी कभी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति न करें जो आगे चलकर कुंठाओं में बदल जाए, क्योंकि इसी प्रकार बालक में प्रेम व घृणा का विकास होता है। इसी सिद्धांत के मतलब आप जो चीज़ें बच्चे के सामने बोल रहे हो, बच्चा उन चीज़ों को क्या है मतलब दिमाग पे इफेक्ट डालेंगे। बच्चा मतलब अच्छा बुरा जो जिस प्रकार की जो बातें तुम उसके साथ करोगे बच्चे के क्या है दिमाग पर असर डालेंगे, और असर डालेंगे तो बच्चा कुंठा से या घृणा से भर जाएगा कि हाँ यार वो चीज़ें ही कौन। तो बच्चे के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें है ना, क्योंकि बच्चे का उन चीज़ों के साथ अनुबंधन हो जाएगा। वो चीज़ें वो क्या है बिंठा है भी मतलब गाड़ का डियाई मतलब मन नहीं की हुए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जिसे बोलते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत है ना। तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है वो किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था, स्किनर महोदय। ठीक है, बीएफ स्किनर ने दिया था, अमेरिका से थे ये। 1938 के अंदर ये सिद्धांत देते। तो इन्होंने क्या है स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे। प्रयोग क्या था? चूहा था और स्किनर बॉक्स जो बॉक्स था उसको नाम दिया था स्किनर बॉक्स। उसके अंदर क्या है चूहों को बंद कर दिया, उछल कूद करेंगे, क्रिया करेंगे तो उनको क्या है भोजन या मतलब जो पुनर्बलन है वो मिलेगा। मतलब जो सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत मतलब क्रिया के बाद में मिलने वाला जो पुनर्बलन है ना, तो वो सारी चीज़ें इस सिद्धांत के अंदर है। बात कर लेते हैं स्किनर क्रियाओं पर विशेष जोर देते हैं, जबकि थोरनडॉइक महोदय क्या थे? उन्होंने उद्दीपक पर ध्यान दिया था, जबकि ये क्रिया पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने थोरनडॉइक के जो एसआर सिद्धांत है उसको आरएस के अंदर बदल दिया था। ये कहते हैं कि पहले स्टिमुलेट नहीं, पहले रिस्पॉन्स, पहले क्रिया करो उसके बाद में क्या है पुनर्बलन मिलेगा। स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए, तो क्रिया करने के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में और अधिक तीव्रता आ जाती है। बच्चा क्रिया कर रहा है, जब हम उसको क्या है शाबाशी कौन दे माँ ये कोई चीज़ें को नहीं समझावा आप नहीं बढ़िया तरीका तो बच्चा लाग सी कि यार वो तो यही करे। स्किनर का मानना था कि क्रिया करो, क्रिया के तुरंत बाद में डिफरेंस ना आने दो बीच में, क्योंकि क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन मिलेगा तो बच्चा वैसी क्रिया दोबारा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि क्रिया करने के बाद में पुनर्बलन मिलेगा।
अदरवाइज वो बच्चा सीख नहीं पाएगा और सीखने की जो गति है वो क्या है, तीव्र हो जाएगी। इसका एजुकेशन के अंदर क्या महत्व है, वांछित अनुक्रियाओं के जो बलीकरण से क्या है, बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। अण बहुत अच्छो काम करियो, अण बढ़िया चीज़ा करी, वो बहुत शाणो है, वो ये है, वो भी है, तो मतलब बच्चे ने शाबाशी मिलते रहे तो बच्चों के है थोड़ा प्रोत्साहित हो सी और काम करने खातर उचित व्यवहार कर सी, एक्टिव रहे सी। क्रिया के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। जो चीज़ें हैं, जो काम हो रहा है, सकारात्मक है या नकारात्मक, इसका पुनर्बलन तुरंत दे देना चाहिए। आप कई बार कह देनी कि परी गुस्सो हुआ अपन और आप फिर बिंग थप्पड़ मारने खातिर जावा, अगर आपने बीच में डिफरेंस है तो मतलब बिंग करने जावा इतम के है वो प्रभाव है वो कम हो जाए। और हाथ का डब्बी बैठे हुआ कोई तो नकारात्मक प्रभाव, कोई नकारात्मक चीज़ है तो आप बिंग पटक दे से जड़ दे। मतलब क्या है कि जो पुनर्बलन है वो तुरंत मिल जाना चाहिए, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, बीच में क्या है टाइम का गैप होगा तो क्या है प्रभाव कम हो जाएगा। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है ना, किसी भी प्रकार का व्यवहार है उसके अंदर क्या परिवर्तन किया जा सकता है। इस सिद्धांत में चूहे को भोजन का मिलना उसके लिए उचित पुनर्बलन है ना, मतलब चूहे को भोजन वो उछल कूद करे, बिन भोजन मिल गए तो क्या है बच्चे के अंदर, जो चूहे के अंदर क्या है उसको लग रहा है कि हाँ पुनर्बलन हो रहा है। इस प्रकार प्रशंसा के दो शब्द ये किसी भी प्रकार का पुरस्कार आदि बच्चों की क्या दृष्टि से उचित पुनर्बलन है। अच्छी चीज़ें कहवागा बच्चा ने, मतलब इस बार जो अच्छा पढ़ेगा उसको मैं ये चीज़ दूंगा, तो किसी भी प्रकार का पुरस्कार है तो उससे बच्चा क्या है चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा, उचित पुनर्बलन मिलेगा। अभिकर्मित अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है ना। उसके बाद में बात कर लेते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत की, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टाल्ट और इनसाइट थ्योरी क्या है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पूर्णाकार, मतलब कोई भी आकृति है वो पूर्ण रूप से है। तो गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो क्या है, कौन है, वैक्स म्रेदिमर, कोहलर, कोफ्ता, कुर्ट लेविन। तो जर्मनी में 1920 में गेस्टाल्ट संप्रदाय का क्या है उदय हुआ। इस संप्रदाय में संबंधित व्यक्ति कौन थे, मैक्स व्रेदिमर, कोहलर, कोफ्का और कुर्ट लेविन। ये सभी गेस्टाल्टवादी कहलाए तथा इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह क्या कहलाया, गेस्टाल्ट सिद्धांत कहलाया। कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। आगे गिरो चिंपैंजी ने मतलब एक कमरे में बंद कर दियो, फिर छतों थोड़ा केड़ा लटकाया। अब वो चिंपैंजी बैठा सुल्तान नाम को जो चिंपैंजी वो पहुंचने कौन लग रहे, फिर बन के गिरो डब्बा डुब्बा सरका गए और फिर भी पर चढ़ गए और बाकेड़ा प्राप्त कर ली। फिर थोड़ा सो और प्रैक्टिकल चेंज करो, फिर मतलब एक डंडियों से दे दियो तो चिंपैंजी भी डंडियों केड़ा नीचे झटका लिया। तो मतलब क्या है, सूझबूझ के द्वारा चिंपैंजी ने वो जो चीज़ें थी वो पुनर्बलन था जो उसका उद्देश्य था उसे क्या है प्राप्त कर लिया है ना। इस प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम निकलता है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस प्रयोग से इस सिद्धांत के कुछ नियम निकल कर आते हैं। संरचनात्मकता का सिद्धांत है ना, संरचनात्मकता का नियम, समानता का नियम, समीपता का नियम और सरलता का नियम। ये चीज़ें याद रख सकते हैं ना, संरचनात्मकता, समानता, समीपता, सरलता, चार से हैं। संरचना, समानता, समीपता और सरलता, ये चीज़ें होगी तो क्या है हम वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे, उनसे क्या है कनेक्ट हो पाएंगे। प्रवर्तक कौन थे, मैक्स व्रेदिमर। प्रयोगकर्ता कौन थे, कोहलर। सहयोगकर्ता कौन थे, कोफ्ता और कुर्ट लेविन। एजुकेशन के अंदर इसका क्या महत्व है, तो छोटे बालक जिनकी बुद्धि का निर्माण पूर्ण विकास नहीं हो पाता है वे प्रयास व त्रुटि के द्वारा सीखते हैं, लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है वे सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा ही सीख पाते हैं। तो छोटे बालक होते हैं जो चीज़ें क्या है एकदम से नहीं सीख पाते, वो क्या है दोबारा बार बार प्रयास करेंगे, त्रुटियां करेंगे, चीज़ों को क्या है धीरे धीरे सीख जाएंगे। और जिनका जो मेंटली डेवलपमेंट पूरा हो चुका है वे सूझ व अंतर्दृष्टि के द्वारा ही सीखते हैं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है ना, कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। और गेस्टाल्ट ने कौन सा जो सिद्धांत दिया था, तो सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो एक बार फिर से देख लो, जर्मन भाषा का शब्द 1920, गेस्टाल्ट संप्रदाय, वैक्स म्रेदिमर, कोहलर, कोफ्का, कुर्ट लेविन। चिंपैंजी, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संरचनात्मकता का नियम, समानता, समीपता और सरलता, है ना। ये चीज़ें आप क्या है जो मतलब हाईलाइट की हुई है, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वो चीज़ें आपको याद रह जाएगी और एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है इंपॉर्टेंट रहती है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। पूर्ण से अंश की ओर जो चीज़ें पूरी है उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना, तो
किस शिक्षण सूत्र है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत पर आधारित है। अध्यापक को चाहिए कि वे बालकों को समस्या का पूरा ज्ञान कराए। यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण होगा तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो उसकी। बच्चों को समस्याओं को क्या है, पूरा ज्ञान कराओ, बच्चे को समस्या समझाओ तो सही कि हाँ इस प्रकार की समस्या और इसको तुम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। अगर वो समस्या को समझ गए ना तो समाधान वो अपने आप निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शिक्षक को चाहिए कि वो क्या है, समस्या को पूरे अच्छे से समझाएं कि हाँ ये समस्या है तो आप इसको इस प्रकार से दूर कर सकते हो। इस सिद्धांत के द्वारा सीखने से क्या है, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति की चिंतन शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने व सिखाने के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। पेडागोजी के अंदर मैथ साइंस वाले उनके लिए ध्यान दो कि विज्ञान और गणित व्याकरण है ना, उनकी जो ग्रामर है विज्ञान की है चाहे गणित की है, तो कठिन विषयों को सीखने व सिखाने के लिए यह कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, तो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत। हमारे पास एक जो प्रैक्टिकल है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ गई तो हम अपनी अंतर्दृष्टियाँ सूझ लगाएंगे कि इसको किस प्रकार से हम कर पाएंगे, तो इसी सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधान व समस्या समाधान के क्षेत्र में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है। ये मशीनी तरीके से आप चीज़ों को नहीं समझा सकते या समझ सकते। चीज़ों को क्या है, तार्किक तरीके से, मतलब तर्क होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए कि हाँ वास्तव में इन चीज़ों से ऐसा हो रहा है। प्रयास करेंगे, त्रुटि करेंगे, जिस प्रकार साइंटिस्ट करते हैं, बार बार प्रैक्टिकल करते हैं, असफल होते हैं, लेकिन फाइनली वो क्या है, सफलता को पा लेते हैं। तो आप भी पढ़ते रहिए और गलतियां होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन क्या है उन गलतियों से सीखो। जो पिछली रीट के अंदर जो गलतियां हुई थी वो गलतियां अब मत दोहराना। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।